हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, और वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किस चीज़ से डील करने वाले हैं। देखो, हम यहाँ पर दो तरह की एनर्जी का इंटरचेंज पढ़ेंगे। देखो, दो एनर्जी कौन कौन सी हैं। पहली है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरी है केमिकल एनर्जी। इनका इंटरचेंज यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, यानी कि इन दोनों एनर्जीज का इंटरचेंज ही क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है। सो वी कैन राइट द स्टडी ऑफ वी कैन राइट द स्टडी ऑफ द इंटरचेंज, ठीक है, द स्टडी ऑफ द इंटरचेंज ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, of chemical and electrical energy is called electrochemistry, ठीक है। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना, इनका स्टडी क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है। तो बेसिकली सेल एक ऐसा डिवाइस है जो ये इंटरचेंज करता है, ठीक है। अब हम आगे बात करने वाले हैं सेल के बारे में। देखो, सेल एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो मेनली हमने इस चैप्टर में सेल्स के बारे में पढ़ना है। अब सेल क्या होते हैं, ठीक है। सेल एक ऐसा डिवाइस है, सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये दो तरह के इंटरचेंज बेसिकली हमने पढ़ने हैं पूरे चैप्टर के अंदर। तो सेल का काम होगा कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। जैसे मेनली जो सेल है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला, इसका यूज अपने घरों में भी करते हैं। जैसे रिमोट के अंदर जो सेल यूज होता है, रिमोट या वॉच के अंदर सेल यूज होता है, जो उसके अंदर केमिकल सब्सटेंस फिल होता है ना, केमिकल सब्सटेंस फिल होता है उसके अंदर। और वो केमिकल सब्सटेंस रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो उसमें क्या इंटरचेंज हो रहा है, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इंटरचेंज हो रहा है, यानी हम केमिकल्स की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये काम होता है। और इस सेल में जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करता है, उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, उससे केमिकल सब्सटेंस डिपॉजिट होते हैं। इसका यूज हम ये कमर्शियल यूज में होते हैं, घरों पे यूज नहीं होता। मेनली मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में और कुछ कंपाउंड्स को बनाने के लिए, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में इस वाले सेल का हम यूज करते हैं। तो देखिए, सेल के बेसिकली सेल के दो काम हैं। एक काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करना और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। तो इसके हिसाब से सेल के टाइप भी कितने होंगे, दो टाइप के सेल होते हैं, जिनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। डिटेल बाद में होगा, अभी बस आप इतना जानिए कि दो तरह के सेल की स्टडी हम करेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। आप नोट करिए। तो ओके, फिर यहाँ तक आपको समझ में आई कि आ रहा होगा। अब आगे हम बात करने वाले हैं सेल के अंदर कौन सी रिएक्शन होती हैं। देखो, सेल कोई भी हो, ठीक है, ध्यान देना, सेल कोई भी हो, उसके अंदर होने वाली रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो किसी भी सेल के अंदर जो रिएक्शन होती है वो होती है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर किसी सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा होगा और उसी सेल के अंदर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। यानी सेल के अंदर जो केमिकल्स फिल है उनमें से किसी का रिडक्शन होता है तो किसी का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती हैं। तो किसी भी सेल के अंदर होने वाली रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेस क्या है भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेस होता है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जरा सा एक नज़र डाल लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस पर। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, यानी कि दोनों प्रोसेस होती हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं।
और दूसरी बात, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेके पहले हम रेडॉक्स रिएक्शंस को समझते हैं। अगर आपको ये नहीं आता तो फिर आगे जाकर काफ़ी दिक्कत होंगी, तो पहले आप रेडॉक्स रिएक्शंस को समझिए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, Zn+Cu SO4, ठीक है। जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन है, ध्यान देना, जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन है। तो इसमें जिंक क्या करे, कॉपर को रिप्लेस करता था और यहाँ पे फॉर्म होता था ZnSO4, जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसी का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं पता तो कुछ चीज़ें ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन है, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, कुछ एग्जांपल लेते हैं ना, जैसे सपोज करो जिंक है, ठीक है, जिंक है। अगर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, अगर हम जिंक के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो क्या बनेगा, Zn का 2+ आयन बन जाएगा। बन गया Zn का 2+ आयन। अब जरा स्टेट देखें, ऑक्सीजन स्टेट देखते हैं। यहाँ जिंक की स्टेट क्या होती है, फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होती है ना। लेकिन जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज कर क्या बना दिया, आयन बना दिया, Zn2+ आयन बना दिया। अब यहाँ पे स्टेट क्या होगी, +2 हो गई। तो Zn से Zn2+ के बनने में ऑक्सीजन स्टेट में क्या चेंज आ रहा, क्या इंक्रीज हो रही या डिक्रीज हो रही है। देखो पहले 0 हुआ करती थी, लेकिन जब जिंक से Zn2+ आयन बनेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज हो रहा है। 0 से सीधे क्या इंक्रीज होगी, +2 इंक्रीज हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम कहेंगे कि ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन की है। इलेक्ट्रॉन लूज करना ऑक्सीडेशन होता है। इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या क्या इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। आप ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रोसेस ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना भी ऑक्सीडेशन है। इसका उल्टा यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन, अगर अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो हम कहेंगे कि उसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। इन दो बातों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक। अब वो ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, वो बच्चों वाली बातें हो गई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं। चलिए हमने एक एग्जांपल लिया था भाई रेडॉक्स रिएक्शन का, Zn+CuSO4, Zn+SO4+Cu। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जिंक फ्री स्टेट में है तो जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे कॉपर का 2+ आयन है यहाँ पे सल्फेट के साथ, तो यहाँ पे कॉपर का स्टेट क्या है, +2 है। वैसे यहाँ पे जिंक भी सल्फेट के साथ है, तो यहाँ पर जिंक का स्टेट क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, है ना। जिंक का स्टेट क्या है, +2। और यहाँ कॉपर फ्री स्टेट में आ गया तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। चलिए आप देखिए, जिंक से क्या बन गया, जिंक सल्फेट ZnSO4 हो गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज हुआ 0 से लेके +2 तक का, +2 का इंक्रीज हो रहा है, तो +2 इंक्रीज हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। और कॉपर का स्टेट देखिए, आप कॉपर पहले +2 स्टेट में था और कॉपर से क्या बन गया, कॉपर बन गया, यानी कॉपर सल्फेट से कॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी स्टेट में क्या हो रहा है, पहले +2 थी, 0 हो गई, यानी कि 2 का क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। स्टेट में 2 का क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। आ रही बात समझ में, जिंक का स्टेट इंक्रीज हो रहा है, कॉपर का स्टेट बढ़ रहा है। तो हम कहेंगे कि भाई जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ और कॉपर का रिडक्शन हो गया, ठीक है। कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर सल्फेट रिड्यूस होकर कॉपर में कन्वर्ट हो गया, तो ये रिडक्शन हो गया। क्लियर है। तो यही रिएक्शन क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो आप यहाँ याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन लूज करना ऑक्सीडेशन है और इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन होता है। ओके, तो समझ में आ रहा होगा। अब हम इसी का आयनिक इक्वेशन लिखते हैं। देखिए जिंक यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है कॉपर के आयन के साथ, कॉपर 2+ आयन के साथ, और इससे फॉर्म होता है Zn का 2+ आयन। हम केवल आयनिक इक्वेशन लिख रहे हैं, Zn 2+ और प्लस कॉपर। यहाँ पे हम उन्हीं को लिखते हैं जिनकी स्टेट में चेंज आता है, जिन एलिमेंट्स या आइटम्स की ऑक्सीजन स्टेट में चेंज आ रहा है उन्हीं को लिख रहे हैं यहाँ पे Zn। देखो सल्फेट में चेंज नहीं आया, हमने उसको छोड़ दिया, बस Zn+U2+, इससे बनेगा Zn2++U। अब आप देख सकते हैं Zn से क्या बना, Zn का 2+ बना, यानी कि जिंक से Zn2+ का बनना ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन लूज करके बना। कॉपर 2+ किस में कन्वर्ट हुआ, कॉपर में कन्वर्ट हुआ, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन होता है। क्लियर है। देखो ओवरऑल यहाँ पे हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। देखो जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, Zn से Zn2+ बना,
इट मीन्स कि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए जिंक ने Zn2+ बनाने के लिए। कॉपर 2+ से कॉपर में कन्वर्ट होता है, तो कॉपर ने वही 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, गेन कर लिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है जिंक से कॉपर की तरफ को, जैसे यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा कॉपर की तरफ को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र यहाँ पे समझना ज़रूरी है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप समझ चुके हैं कि भाई जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ Zn2+ में। अब आप सोचिए कि जिंक का ऑक्सीडेशन किसने किया, सोचिए, सीधी सी बात, कॉपर ने किया। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ Zn2+ में, किसने किया, कॉपर ने किया। तो कॉपर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉपर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन कॉपर का खुद क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कॉपर Cu2+ से Cu में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो सोचिए कॉपर का रिडक्शन किसने किया, जिंक ने किया। तो जिंक क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, और कॉपर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर है। तो चलिए साहब, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कंडक्टर्स की बात कर लेते हैं। कंडक्टर्स, गाड़ी वाले नहीं, इलेक्ट्रॉन ले जाने वाले, वो तो पैसेंजर ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज को ले जाने वाले कंडक्टर्स। ऐसे कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो अपने में से चार्ज को फ्लो होने देते हैं, ठीक है, जिनसे होते हुए चार्ज फ्लो हो सकता है, उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। बेसिकली आप जानते होंगे, तो ज़्यादा डिटेल हम इसका नहीं लेंगे। तो भाई कंडक्टर्स, हम यहाँ पे 2 तरह के कंडक्टर्स पढ़ने वाले हैं। एक होते हैं मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है, मेटेलिक यानी कि सारे मेटल्स इसके अंदर आ जाते हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स। तो भाई मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, और वो फिर इलेक्ट्रॉन पूरे मेटल में मूव कर सकते हैं, पोटेंशियल अप्लाई करने पर पूरे मेटल के अंदर फ्री मोशन कर सकते हैं। तो इस वजह से मेटल्स, सारे मेटल इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, क्यों, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरे कंडक्टर होते हैं भाई इलेक्ट्रोलाइट। ये बहुत खास तरह के, हमने ये पढ़ने, ये तो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो दूसरे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी कि जिनके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। और जब ये प्योर स्टेट में होते हैं, जब ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो बट तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, जब NaCl सॉलिड फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म पे होता है, तब इसके अंदर कोई भी आयंस फ्री नहीं होते हैं, चार्ज को कैरी करने के लिए कोई आयंस नहीं होते, तो सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है। लेकिन अब इसी NaCl को आप मेल्ट करा देते हैं, देखो जब मेल्ट होगा तो क्या होगा, स्प्लिट होगा ना। जब NaCl मेल्ट होता है तो ये स्प्लिट हो जाएगा Na+ में और Cl- में, आयंस फ्री हो गए। अब क्योंकि आयंस फ्री हो गए हैं तो ये मूव कर सकते हैं, तो मोल्टन NaCl, ध्यान देना, मोल्टन NaCl यानी मोल्टन स्टेट में NaCl इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। दूसरी बात, अगर हम NaCl को वाटर में डिजोल्व करते हैं, अगर आप NaCl को पानी में घोल देते हैं, तो वाटर में डिजोल्व करने के बाद ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा ना अपने आयंस में, तो आयन फ्री हो गए, आयंस फ्री हो गए, तो भी ये क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइट अपनी प्योर फॉर्म में या सॉलिड स्टेट में कंडक्टर नहीं होते, लेकिन जब आप उनको मेल्ट करते हैं या उनको एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं, पानी में डिजोल्व कर देते हैं, तो वो कंडक्टर्स हो जाते हैं, ठीक। अब देखो कुछ हम एग्जांपल लेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के, जैसे कि HCl, प्योर HCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं होता, लेकिन जब HCl में आप वाटर ऐड करते हैं, यानी कि जब HCl को हम वाटर में डिजोल्व कर देते हैं, तो ये स्प्लिट हो जाएगा ना। HCl किस में स्प्लिट होता है, H+ में और Cl- में, तो हो गया कंडक्टर, क्योंकि अब आयन फ्री हो गए, चार्ज कैरियर यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए हैं। आई बात समझ में। तो ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो भाई इलेक्ट्रोलाइट्स भी यहाँ पे 2 तरह के हैं, आप ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर के चैप्टर में पूरे ये काम आने वाला है। तो भाई इलेक्ट्रोलाइट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आप ध्यान देंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरे होते हैं भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। देखो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, जैसे कि भाई मैंने लिखा NaCl, HCl, है ना, या
H2SO4, NaOH वगैरह। तो ये जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये 100% डिसोसिएट होते हैं, इनका आयनाइजेशन या इनका डिसोसिएशन कंप्लीट होता है। अगर आप NaCl को डिजोल्व करते हैं तो स्प्लिट होता है Na प्लस में और Cl माइनस में, सेम एज HCl भी स्प्लिट होगा H प्लस में और Cl माइनस में स्प्लिट हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में, स्प्लिट हो जाएगा। देखो अगर मान लेते एक एग्जांपल के तौर पे, अगर हम मान लें, चलो माना हमने पानी में NaCl के 100 पार्टिकल डाले, हम वाटर में NaCl के 100 पार्टिकल्स को डाल रहे हैं, तो भाई वो 100 के 100 पार्टिकल टूट जाएंगे Na प्लस में और Cl माइनस में स्प्लिट हो जाएंगे। यानी कि इसका डिसोसिएशन 100% होता है। कोई भी ऐसा NaCl नहीं होगा जो पानी में टूटता नहीं हो या पानी में डिजोल्व या स्प्लिट नहीं होता हो। ऐसा ही HCl का भी होता है ना। HCl को भी जब आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये भी स्प्लिट हो जाएगा अपने आयंस में, और जब स्प्लिट होगा तो इससे बनेगा H प्लस और Cl माइनस। जितने भी HCl के मॉलिक्यूल पानी में डाले जाएंगे वो सारे के सारे, ध्यान देना, जितने भी आप HCl के मॉलिक्यूल्स को वाटर में डालेंगे ना भाई, वो सारे के सारे स्प्लिट हो जाएंगे H प्लस में और Cl माइनस में। यानी कि सभी के आयन बन जा रहे हैं, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं जो कि स्प्लिट ना हुआ हो, जो टूटा ना हो मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, है ना। तो इसलिए इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना। They are completely dissociated in water or in aqueous solutions. Now let's talk about weak electrolytes. तो भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना जिनका कि डिसोसिएशन कम्प्लीटली नहीं होता। ये वाटर में पूरे के पूरे आयनाइज नहीं होते हैं, पूरे के पूरे स्प्लिट नहीं होते हैं, काफ़ी कम अमाउंट में इनका डिसोसिएशन होता है। जैसे कि है एसिटिक एसिड CH3COOH, विनेगर का कंस्टिट्यूएंट है ना एसिटिक एसिड। जब आप एसिटिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं, एसिटिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं, आपको पता है ना ये H प्लस आयन को रिलीज करेगा, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है इसको रिलीज कर देगा ये। अब H प्लस को निकालने के बाद क्या बचेगा? CH3COO। तो इसमें से बचेगा CH3COO, लेकिन नेगेटिव चार्ज होगा ना इस पर, पॉजिटिव तो H पे चला गया और H पॉजिटिव। ठीक, अब ध्यान देना, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इनका तो डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है, तो इसमें हम यहाँ पे सिंगल एरो लगाते हैं, ठीक है। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनका कि डिसोसिएशन कम्प्लीटली नहीं होता है, उनके डिसोसिएशन के लिए हम क्या लगाते हैं, ये रिवर्सेबल एरो लगाते हैं, ठीक है। रिवर्सेबल, हाफ एडेड रिवर्सेबल एरो लगाते हैं। ये दिखाता है कि भाई इनका डिसोसिएशन कम्प्लीटली नहीं होता है, ठीक है। CH3COOH ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आप पानी में CH3COOH यानी एसिटिक एसिड के 100 पार्टिकल्स को डालते हैं तो 100 के 100 नहीं टूटेंगे, 30-40 पार्टिकल अप्रॉक्स स्प्लिट हो पाएंगे उसके, ठीक। कुछ और वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल है ना, कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो H2CO3 जब स्प्लिट होगा तो इससे बनेंगे हाइड्रोजन के आयन और कार्बोनेट का नेगेटिव आयन निकलेगा। तो भाई ये भी क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। कुछ और एग्जांपल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो ये भी क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी डिजोल्व होगा तो इससे बनेगा NH4 का पॉजिटिव और OH का नेगेटिव। इनका भी डिसोसिएशन कम्प्लीटली नहीं हो पाता है। आई विश कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। सब बेसिक चीज़ें हैं, फंडामेंटल चीज़ें हैं। इनके बाद, इनको पढ़ने के बाद ही आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आएगी पूरी, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं कंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है मेटेलिक कंडक्टर, दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटेलिक तो किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं, ये किसी भी कंडीशन में करंट फ्लो होता है इनमें से। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स जब मोल्टन कंडीशन में होंगे या इलेक्ट्रोलाइट जब सॉल्यूशन में होंगे, पानी में डिजोल्व होंगे, तभी उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। आई बात समझ में? जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ना वो आयनिक कंपाउंड होते हैं या वाटर में आयंस प्रोड्यूस करते हैं। आप ध्यान देना, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वाटर में आयंस प्रोड्यूस करने वाले कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में इनमें आयनिक बॉन्ड मिलते हैं, ज़्यादातर केसेस में आयनिक बॉन्ड होते हैं। क्लियर है ना? अब आपके मन में विचार आया होगा कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम यूज़ कहाँ करने वाले हैं डेली लाइफ में, ये हमारे किस काम की है? तो भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा काम की होती है, हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखो यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक तो यूज़ होता है कि भाई हम इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प से मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं, हम मेटल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर आपको सोडियम चाहिए ना, तो सोडियम कहाँ से मिलेगा हमको? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प से हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, है ना, इस तरह के जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प से ही ऑब्टेन किए जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे कि क्लोरीन है, NaOH है, हाइड्रोजन है, ये भी बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प से बनाए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो मेटल्स के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही एक यूज है।
और मेटल्स को प्योर करना है। जैसे हम मिनरल ओर्स आपने पढ़े होंगे ना, जैसे कॉपर हम निकालते हैं, कॉपर को प्योर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज करते हैं। तो प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। जनरली आप हम अपने घरों में जो जितनी भी बैटरीज़ का यूज़ करते हैं बेटा, ठीक है, जो भी हमारे घरों में बैटरी यूज होती हैं, सेल यूज होते हैं, चाहे गाड़ी की बैटरी हो या अदर अप्लायंसेस में हो, वो सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही एक फॉर्म है, ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मैसेंजर काम करते हैं, न्यूरॉन्स काम करते हैं, है ना। हमारे सेल्स में से मैसेज आते हैं ब्रेन तक, वो सब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही एक पार्ट होता है। उसी की हेल्प से ये सब हो रहा है।